पिछले व्याख्यान में हम लोगों ने थॉमस हॉब्स के राजनीतिक चिंतन के कुछ एक पक्षों का अध्ययन किया। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ अन्य पक्षों पर हम लोग विचार करेंगे, जिसमें से सबसे पहला तो उसकी जो प्राकृतिक दशा की अवधारणा है उसके ऊपर हम लोग विचार करें। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि हॉब्स के राजनीतिक सिद्धांत की एक प्रमुख विशेषता ये है कि वो एक कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट है, एक अनुबंधवादी है। और प्रायः सभी अनुबंधवादी राज्य को एक कृत्रिम संस्था, एक आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन मानते हैं। यानी राज्य का निर्माण मनुष्यों ने किया कालांतर में। राज्य से पहले एक दशा थी जिसमें मनुष्य रहता था, जिसको वो प्राकृतिक दशा कहते हैं, स्टेट ऑफ नेचर कहते हैं। यानी स्टेट से पहले एक प्री पॉलिटिकल या प्री सोशल स्टेज थी, और उस स्टेज से बाहर निकलने के लिए उन्होंने आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट किया, एक अनुबंध किया मनुष्यों ने, और उसके परिणाम स्वरूप राज्य का निर्माण हुआ। तो ये जो अनुबंधवादी दृष्टिकोण है वो हॉब्स के चिंतन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि जिस प्रकार के मानव स्वभाव का चित्रण हॉब्स ने किया है, जो कि ईगोइस्टिक है, अहंवादी है, सुखवादी है, तो ऐसे मनुष्यों की जो प्राकृतिक दशा रही होगी वो किस प्रकार की प्राकृतिक दशा रही होगी, और हॉब्स ने उसका जो चित्रण किया है, जो वर्णन किया है, उसमें उस मानव स्वभाव के क्या इम्प्लिकेशंस होते हैं, क्या उसके निहितार्थ होते हैं प्राकृतिक दशा के लिए, ये स्पष्ट रूप से सामने आते हैं। हॉब्स कहता है कि मनुष्य में दो मुख्य पक्ष होते हैं। उसका सबसे मुख्य पक्ष तो एपिटाइट है या पैशंस हैं, वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं। और उसका जो दूसरा पक्ष है वो उसके अंदर बुद्धि है, रीज़न है। ये दो मुख्य पक्ष हैं मानव स्वभाव के। और प्राकृतिक दशा में वो अपनी जितनी भी उसकी विभिन्न प्रकार की इच्छाएं हैं उनकी संतुष्टि के लिए वो निरंतर प्रयत्नशील रहता था। और क्योंकि एपिटाइट्स उसकी जो इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, वे बड़ी प्रबल होती हैं, वे कभी संतुष्ट नहीं होती, वे कभी पूर्ण नहीं होती, इसलिए मनुष्य निरंतर अपनी विभिन्न इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रयत्नशील रहता था। और क्योंकि वो ईगोइस्टिक है, इसलिए उसको केवल अपने सुख और अपनी इच्छा से ही लेना देना था। बाकी उसके अंदर कोई सामाजिक प्रवृत्ति तो थी नहीं, किसी प्रकार की सामाजिकता तो हॉब्स के मनुष्य में थी नहीं। तो इसलिए वो अपनी फेलिसिटी के लिए, अपने सुख के लिए वो निरंतर प्रयत्नशील था, और बुद्धि के द्वारा इस इच्छा पूर्ति के उपाय ढूंढता रहता था। रीज़न का अर्थ हॉब्स के चिंतन में रेकनिंग है, यानी वो ये कैलकुलेशन करता रहता था कि फलां सुख कैसे मिल सकता है, फलां सुख कैसे मिल सकता है, उसकी ही जोड़ तोड़ करने में वो निरंतर व्यस्त रहता था। वो जो यूनानी चिंतन में रीज़न को बड़ा उच्च स्थान प्रदान किया गया, उस प्रकार का दृष्टिकोण हॉब्स का नहीं है। उसके लिए रीज़न केवल एक कैलकुलेशन है कि मेरे स्वार्थ की पूर्ति, मेरी इच्छा की पूर्ति बेहतर तरीके से कैसे हो सकती है। तो हॉब्स का मनुष्य अपने रेशनल कैपेसिटी का उपयोग अपनी विभिन्न इच्छाओं और वासनाओं की पूर्ति के उपाय ढूंढने में करता था। लेकिन इसमें दो मुख्य चुनौतियां थीं। हॉब्स की जो प्राकृतिक दशा है उसमें दो मुख्य समस्याएं थी उस प्राकृतिक अवस्था के मनुष्य के सामने, उस नेचुरल मैन के सामने। एक तो ये थी कि यद्यपि मनुष्य अहंवादी होता है, लेकिन दूसरे लोग भी होते हैं, प्राकृतिक दशा में दूसरे लोग भी हैं।
और वे भी उतने ही अहमवादी हैं। जैसे वो अपनी वासनाओं को संतुष्ट करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है, वैसे दूसरे लोग भी अपनी वासनाओं को संतुष्ट करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं। तो इसलिए एक तो दूसरों की प्रेजेंस जो है वो उस प्राकृतिक दशा को बहुत अधिक कॉम्पिटिटिव बना देती है, प्रतियोगात्मक बना देती है, क्योंकि वस्तुओं के लिए सभी मनुष्य समान रूप से प्रयासरत हैं, समान रूप से प्रयत्नशील हैं और वो किसी भी कीमत पर अपनी इच्छा की वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसलिए प्राकृतिक दशा में एक बड़ी उग्र प्रतियोगिता होगी स्वाभाविक रूप से। और दूसरी बात ये, और दूसरी इसलिए भी उग्र प्रतियोगिता होगी क्योंकि हॉब्स कहता है कि सभी मनुष्य इस प्रकार समान होते हैं अपनी क्षमताओं में, अपनी पावर्स में, अपनी कैपेसिटीज़ में। ऐसा भी नहीं है कि कोई कम है कोई ज़्यादा है, तो जो कम वाला है वो थोड़ा संतोष करके बैठ जाए, तो ऐसा भी नहीं है। सभी प्राकृतिक दशा के मनुष्य अपनी पावर में, अपनी कैपेसिटी में इक्वल हैं। तो इसलिए ये जो प्रतिस्पर्धा है और ये जो संघर्ष है वो और जटिल बन जाता है और उग्र बन जाता है। तो एक तो ये कि प्राकृतिक दशा में हर मनुष्य अपनी वासनाओं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए निरंतर प्रयत्नशील है और उसके इस प्रयत्न को निरंतर दूसरे मनुष्यों से चुनौती मिल रही है। दूसरे मनुष्य निरंतर उसके इन प्रयत्नों के लिए खतरा बने हुए हैं। और फिर मनुष्य क्योंकि हाईली ईगोइस्टिक है, उसमें प्राइड यानी उसमें अहंकार बड़ा प्रबल होता है, इसलिए वो मानने वाला नहीं, वो किसी भी कीमत पर अपनी इच्छा की वस्तु को प्राप्त करके ही रहेगा। वो उस संघर्ष से बचने की कोशिश नहीं करेगा, संतोष करने का तो कोई सवाल पैदा ही नहीं होता है। तो आदमी निरंतर प्रयत्नशील रहेगा और किसी भी, और उसका जो प्राइड है वो उसको रोक नहीं पाएगा कि वो कहीं पर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, एडजस्ट कर ले या कहीं पर थोड़ा पीछे रहना स्वीकार कर ले। तो इस सब के प्रभाव से जो प्राकृतिक दशा होती है वो अत्यंत संघर्षमय बन जाती है, जिसको हॉब्स कहता है कि जो स्टेट ऑफ नेचर थी वो वार ऑफ एवरीवन विद एवरीवन, हर एक का हर एक के साथ संघर्ष, हर एक का हर एक के साथ युद्ध, ये प्राकृतिक दशा की सबसे बड़ी विशेषता बन जाती है, जो कि स्वाभाविक है। जिस प्रकार का मानव स्वभाव होता है, जिस प्रकार के मनुष्य हैं, उसमें सिवाय इसके कोई दूसरा विकल्प नहीं। इसलिए जो स्टेट ऑफ नेचर थी वो स्टेट ऑफ वार थी। वो प्राकृतिक दशा जो थी वो निरंतर युद्ध की दशा थी। तो ये जो, इसलिए उस ऐसी स्थिति में अब कोई कला, कोई संस्कृति, कोई ज्ञान विज्ञान तो संभव ही नहीं है, क्योंकि हर समय जीवन संघर्षरत है, संघर्षमय है। तो ऐसी दशा में किसी श्रेष्ठता की संभावना ही समाप्त हो जाती है। सभी मनुष्य एक दूसरे का गला काटने के लिए तैयार हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में इसलिए वो कहता है कि जो प्राकृतिक दशा थी, इसमें इन सच कंडीशन नो आर्ट्स, नो लेटर्स, नो सोसाइटी। ऐसे असामाजिक मनुष्यों के बीच न तो किसी सामाजिकता की कल्पना की जा सकती है, और जब सामाजिकता नहीं तो ज्ञान विज्ञान इत्यादि की भी कोई संभावना नहीं, क्योंकि ज्ञान विज्ञान तो वहाँ संभव है जहाँ समाज व्यवस्थित हो, संगठित हो, उसमें सामंजस्य हो, सौहार्द हो। लेकिन जहाँ इतना उग्र प्रतिस्पर्धा हो, जहाँ इतनी उग्र प्रतिद्वंदिता हो,
जहाँ हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का गला काटने के लिए तैयार है अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, तो वहाँ तो फिर निरंतर युद्ध का ही माहौल होगा। और युद्ध के इस माहौल में कला, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान या समाज की व्यवस्था के लिए कोई स्थान नहीं। तो इसलिए वो कहता है कि जो प्राकृतिक दशा थी उसमें इन सच कंडीशन नो आर्ट्स, नो लेटर्स, नो सोसाइटी, and worst of all, a continual fear and danger of violent death। और ये जो प्राकृतिक दशा है इसमें हर समय वायलेंट डेथ का खतरा विद्यमान है कि कब किसको कौन मार देगा ये कुछ नहीं कहा जा सकता। अब इसको स्ट्रॉस ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, जिनकी बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ थॉमस हॉब्स, कि वायलेंट डेथ शब्द का प्रयोग क्यों किया गया। इसलिए क्योंकि उस प्राकृतिक दशा में जिसमें उग्र संघर्ष है, निरंतर युद्धरत हैं लोग आपस में, वहाँ कोई नॉर्मल या नेचुरल डेथ नहीं हो सकती। जब भी किसी की मृत्यु होगी तो वो किसी के द्वारा मारा जाएगा, किलिंग होगी। वहाँ कोई नॉर्मल और नेचुरल डेथ नहीं हो सकती। तो इसलिए कब हमको दूसरा किल कर दे, मार दे, या कब हम दूसरे को मार देंगे, इसकी निरंतर संभावना विद्यमान है। तो इसलिए वो कहता है कि उस प्राकृतिक दशा में कांस्टेंट फियर एंड डेंजर ऑफ वायलेंट डेथ ये उसमें विद्यमान है। और मनुष्य का जीवन कितना दयनीय था, इसके लिए उसने जिन शब्दों का प्रयोग किया है उससे स्पष्ट है कि ऐसी दशा में लाइफ ऑफ मैन सॉलिटरी, हर मनुष्य नितांत एकाकी ही होगा। पुअर, दरिद्र होगा, क्योंकि अगर मान लिया वो कोई संग्रह कर भी ले तो वो संग्रह कब तक टिकेगा उसके पास, क्योंकि दूसरे लोग प्रतिस्पर्धारत हैं, वे भी आपकी संग्रह पर आंख लगाए हुए हैं और आपसे कभी भी छीन लेंगे। तो इसलिए पॉवर्टी यानी दरिद्रता होगी ही होगी उस प्राकृतिक दशा में। तो सॉलिटरी, पुअर, नेस्टी, और इस प्रकार का एक घृणित जीवन, ये मानवोचित जीवन नहीं है, ये पशुतुल्य जीवन है। जैसे पशु आपस में एक दूसरे के साथ युद्धरत रहते हैं। नेस्टी, ब्रूटिश, बर्बर, ये बर्बर मनुष्य जो था वो पशु तुल्य बर्बर जीवन व्यतीत कर रहा था। एंड शॉर्ट, और जीवन का कोई ठिकाना नहीं कि कितने दिन तक हम जीवित हैं, कब हमारी मौत आ जाए। दिस इज़ द इल कंडीशन इन विच मैन आर प्लेस्ड, कि हॉब्स कहता है कि इस दयनीय दशा में प्राकृतिक दशा के मनुष्य निवास करते थे। जब राज्य नहीं था, राज्य के निर्माण से पहले ये प्राकृतिक दशा थी। तो एक तो उसने ये जो प्राकृतिक दशा का चित्रण किया है वो हॉब्स के चिंतन की एक विशेषता है कि किस प्रकार से उसने इस प्राकृतिक दशा के चित्रण से राज्य रूपी संस्था के उदय का प्रश्न बाद में उठाया। इस प्राकृतिक दशा में वो एक दूसरी बात और भी कहता है कि इस प्राकृतिक दशा में हर व्यक्ति को एक प्राकृतिक अधिकार प्राप्त था, एक नेचुरल राइट प्राप्त था। अब ये एक बड़ा विचित्र सा सिद्धांत है कि उस प्राकृतिक दशा में भी कोई राइट हो सकता है, जहाँ कोई किसी को स्वीकार नहीं करता, कोई किसी की अस्मिता को, सत्ता को रिकॉग्नाइज नहीं करता, कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई स्टेट नहीं है, हर व्यक्ति एकाकी है। वहाँ पर अधिकार शब्द की कल्पना करना ही हास्यास्पद है, निरर्थक है। लेकिन हॉब्स कहता है कि उस प्राकृतिक दशा में हर व्यक्ति को एक प्राकृतिक अधिकार प्राप्त था। लेकिन वो स्पष्ट करता है कि ये प्राकृतिक अधिकार क्या था। ये प्राकृतिक अधिकार था कि हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपनी शक्तियों
और क्षमताओं का जितना चाहें उतना प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं, जिसको स्पिनोजा ने दूसरे संदर्भ में डिफाइन किया कि नेचुरल राइट्स आर कोएक्सटेंसिव विद डिज़ायर्स, विद मैंस डिज़ायर्स एंड पावर्स। नेचुरल राइट का मतलब है कि मेरी जो डिज़ायर्स हैं, मेरी जो इच्छाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए मैं जितनी शक्ति चाहें उतनी शक्ति का संग्रह कर सकता हूँ, उसका प्रयोग कर सकता हूँ अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए। तो इसलिए जो समीक्षक है उन्होंने इसको टाइगर्स राइट भी कहा है। जो हॉब्स का नेचुरल राइट है वो टाइगर्स राइट है, या जिसको हॉब्स एलिमेंट ऑफ लॉ, जो कि उसकी दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक है, उसमें वो कहता है कि इरेसिस्टिबल माइट इन द स्टेट ऑफ नेचर इज राइट। यानी हॉब्स का राइट क्या है? जो माइट है वही राइट है। तो माइट इज राइट, ये नेचुरल राइट का मतलब होता है कि आपकी जो अपनी शक्ति है, सामर्थ्य है, क्षमता है, उसका प्रयोग आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं और आप उसका जिस तरह से चाहें उपयोग कर सकते हैं, और ये आपका नेचुरल राइट है, ये आपका प्राकृतिक अधिकार है। तो इस प्रकार से, तो जिसको हॉब्स कहता है कि जो राइट ऑफ नेचर इज लिबर्टी ईच मैन हैज़ टू यूज हिज ओन पावर फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ हिज ओन पावर एंड लाइफ, कि अपने जीवन की रक्षा करने के लिए, क्योंकि जब जीवन है तभी तो आप कुछ प्राप्त कर सकते हैं, अपनी लाइफ और अपनी पावर को प्रिजर्व करने के लिए जितनी भी, जो कुछ भी आप करना चाहें वो सब आपके अधिकार है। इस प्रकार से उसने प्राकृतिक अधिकार की धारणा का प्रतिपादन किया, जो कि आगे चल के लॉक वगैरह की जो प्राकृतिक अधिकार की धारणा है, या अन्य विद्वानों ने जिस अर्थ में प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उससे बिल्कुल नितांत भिन्न है, उसके नितांत विपरीत है। क्योंकि यहाँ पर हॉब्स राइट और माइट को इक्वेट कर देता है कि बलपूर्वक जो भी आप कर सकें वो सब आपका अधिकार है। तो ये जो माइट ऑफ राइट वाला दृष्टिकोण है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये वाला जो दृष्टिकोण है, इसको वो नेचुरल राइट कहता है। और ये जो नेचुरल राइट की जो धारणा है वो इसलिए जिस तरह से हॉब्स ने उसको रेखांकित किया है वो बहुत ही आलोचना का विषय भी बनी। जैसे कि एक बड़े राजनीति शास्त्री हुए जॉन हेलोवेल, उन्होंने कहा है कि आमतौर से नेचुरल राइट को हम लोग एक प्रिस्क्रिप्टिव अर्थ में लेते हैं। मतलब यह है कि हमें क्या करना चाहिए, इस अर्थ में, चाहिए के अर्थ में नेचुरल राइट शब्द का प्रयोग होता रहा है। लेकिन हॉब्स ने इसको उलट दिया। हॉब्स ने कहा कि जो भी आप कर रहे हैं अपने जीवन की रक्षा के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, वो सब आपका अधिकार है। तो इसलिए हेलोवेल कहते हैं कि नेचुरल राइट बिकम्स ए डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट इज, नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ व्हाट आउट टू बी। कि जो कुछ भी आप अपने जीवन या अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर रहे हैं वो सब आपका अधिकार है। तो ये नेचुरल राइट एक तरह से एक डिस्क्रिप्शन है, एक वर्णन है कि मनुष्य को सब कुछ करने का अधिकार है। ये कोई प्रिंसिपल नहीं है कि जिस प्रिंसिपल के तहत किसी अथॉरिटी ने, किसी हायर पावर ने आपको कोई चीज़ प्रदान की है। तो ये कोई प्रिंसिपल नहीं है बल्कि डिस्क्रिप्शन है। तो इसलिए, और आमतौर से हम लोग ये मानते हैं कि राइट के साथ ड्यूटी का संबंध है। अगर कोई राइट है तो उसके साथ ड्यूटी का भी संबंध है। लेकिन जॉन हेलोवेल कहते हैं, और इसी बात को स्ट्रॉस ने भी कहा है कि हॉब्स के
इस प्राकृतिक दशा के मनुष्य को नेचुरल राइट तो प्राप्त है, लेकिन उसकी कोई ड्यूटी नहीं है, उसके साथ कोई कर्तव्य का भाव जुड़ा हुआ नहीं। यानी स्ट्रॉस कहते हैं कि हॉब्स के लिए जो फंडामेंटल फैक्ट है वो राइट है, ड्यूटी नहीं। तो अब ये एक बड़ा विचित्र सा विचार है कि हॉब्स ने प्राकृतिक अधिकार की धारणा को इस प्रकार से परवर्ट किया, इस प्रकार से दूषित किया, विकृत किया, और एक ऐसा अधिकार जिसके साथ किसी भी प्रकार का कर्तव्य नहीं जुड़ा, तो इसलिए वो एक उसकी कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं रहती, उसकी कोई नैतिक सत्ता तो नहीं रहती, वो केवल माइट इज़ राइट बन के रह जाता है। लेकिन हॉब्स ने इसको इसी रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया, हमारे सामने चित्रित किया है। अब तीसरा पक्ष जो है वो उसका वो भी सिद्धांत बहुत ही जिसको कहते हैं अनकन्वेंशनल सा है, प्राकृतिक विधि का विचार, नेचुरल लॉ का विचार। नेचुरल लॉ का विचार हम लोग जानते हैं कि बड़ा प्राचीन विचार रहा है, राजनीतिक चिंतन के इतिहास में बहुत प्रभावी विचार रहा है। यूनानी दर्शन और रोमन चिंतन और उसके बाद मध्ययुगीन चिंतन में नेचुरल लॉ या प्राकृतिक विधि की अवधारणा बड़ी प्रभावी अवधारणा रही है, जिसने राजनीतिक चिंतन को काफ़ी गहराई से प्रभावित किया। हॉब्स ने भी नेचुरल लॉ के सिद्धांत की अवधारणा का प्रयोग तो किया है, लेकिन उसका अर्थ पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। वो कैसे किया है ये भी जानना आवश्यक है। हॉब्स कहता है कि भाई प्राकृतिक दशा में मनुष्य रह तो रहा था और वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता था, लेकिन उसको मालूम था कि उसका जीवन जो है वो हर समय खतरे में है। कब तक वो जीवित है वो स्वयं नहीं कह सकता, क्योंकि हर समय जो दूसरे लोग हैं जो उसके प्रति शत्रुता का भाव रखते हैं, जैसे वो दूसरों के प्रति शत्रुता का भाव रखता है, तो इसलिए जो वायलेंट डेथ का खतरा है वो हर समय मंडरा रहा है। ये प्राकृतिक दशा में स्थिति थी कि हम सुख चाहते हैं, शक्ति चाहते हैं, लेकिन ये तो सब तब मिलेगा जबकि हमारा जीवन सुरक्षित है और जीवन में कुछ स्टेबिलिटी है, तब तो सुख की प्राप्ति का प्रश्न पैदा होता है। लेकिन न तो जीवन सुरक्षित है, न जीवन में कोई स्थिरता है, स्टेबिलिटी है। हर समय हम मौत के मुहाने पर खड़े हुए हैं, क्योंकि जो स्टेट ऑफ वार ऑफ एवरीवन विद एवरीवन है, उसमें कभी भी जीवन का अंत हो सकता है, वायलेंट डेथ कभी भी पॉसिबल है। तो ये जो भयानक स्थिति थी, इस भयानक स्थिति से मनुष्य धीरे धीरे ऊबने लगा, परेशान होने लगा कि हम सुख चाहते हैं, अपनी शक्ति का उपयोग करना चाहते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, लेकिन हर समय तो संघर्ष और युद्ध की स्थिति बनी हुई है और हर समय तो खतरा विद्यमान है। लिहाजा इस खतरे को, इस वायलेंट डेथ को कैसे टाला जाए, कैसे रोका जाए, क्योंकि जब इसको आप टाल देंगे या इसको रोक देंगे तभी तो आपके जीवन, आपको कुछ इतना स्पेस मिलेगा, इतना मौका मिलेगा कि आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकें, आप सुख प्राप्त कर सकें। तो धीरे धीरे मनुष्य अपना दिमाग लगाता है, वही जैसा कि मैंने बताया, वो रेकनिंग करता है, हिसाब किताब बैठालता है। तो उसको लगता है कि भाई हमको मनुष्यों को कुछ नियमों को बना लेना चाहिए, जिससे कि हमारे जीवन में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आए और जिससे हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकें। तो उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस, कुछ लॉज हमें बना लेना चाहिए और उन्हीं रूल्स रेगुलेशंस को, उन्हीं लॉज को वो लॉ ऑफ नेचर कहता है,
प्राकृतिक विधि कहता है। यानी मृत्यु के भय से और अपने स्वार्थ की पूर्ति हो सके इस इच्छा से वो नियम निर्माण करने का निर्णय करता है। तो इस आधार पर उसको बुद्धि ये सजेस्ट करती है, उसकी बुद्धि सजेस्ट करती है कि भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ऐसे तो जब तक जीवन सुरक्षित नहीं है तब तक तो सुख की प्राप्ति ही नहीं हो सकती है। तो थोड़ा सा इस वायलेंस को, इस स्ट्रगल को, इस वार को रोकने की कुछ व्यवस्था की जाए। और उस व्यवस्था को वो कहता है कि मनुष्य उसके लिए कुछ नियम बनाता है, जिसके लिए लगभग 19-20 उसने बताया कि प्राकृतिक दशा के मनुष्य इस निष्कर्ष पे आए कि ये 19-20 जो नियम हैं इनका पालन हम लोगों को करना चाहिए, जिनको कि 3 में रिड्यूस किया जा सकता है। यानी 3 मुख्य प्राकृतिक नियम मनुष्य ने स्वीकार किए। एक तरह से ये लिमिटेशन अपने ऊपर लगाई जिससे कि जो स्टेट ऑफ नेचर की जो वायलेंस है वो कुछ मिनिमाइज हो सके, वो कुछ मंद पड़ सके। वो 3 नियम क्या हैं? पहला नियम तो ये है कि हमें शांति स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। मैन शुड सीक पीस एंड फॉलो इट, कि जहाँ तक हो सके हमें शांति स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा नियम है कि अगर अन्य मनुष्य अपने प्राकृतिक अधिकार का समर्पण करने को तैयार हो, जो नेचुरल राइट है हर व्यक्ति के पास उसका वो समर्पण करने को तैयार हो, तो मुझे भी अपने नेचुरल राइट को समर्पण करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इससे समाज में इससे प्राकृतिक दशा में थोड़ी शांति स्थापित होगी। A man should be willing to lay down his natural right when others too are willing. जिससे वो स्टेट ऑफ वार है वो थोड़ी सी उस कूल डाउन होगी, वो थोड़ी सी नियंत्रण में आएगी। तो दूसरा जो लॉ ऑफ नेचर है जिसकी वो बात करता है वो ये है। और तीसरा लॉ ऑफ नेचर ये है कि जिसको वो कहता है मैन परफॉर्म्स देयर कॉवेनेंट्स मेड, कि जो हम तय करें बैठ के आपस में उसको निभाएं भी, उसका पालन भी करें। कि जो कॉवेनेंट्स यानी जो आपस में कॉन्ट्रैक्ट करें, केवल करना नहीं है बल्कि निभाना भी है। ये बात इसलिए है क्योंकि मनुष्य का स्वभाव बड़ा विचित्र है, वो तो बड़ा उग्र व्यक्तिवादी है, वो अपने स्वार्थ को ही केवल देखता है। तो कॉन्ट्रैक्ट तो वो मान लिया कर भी ले, लेकिन वो उसको कितने दिन निभा पाएगा ये कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए हॉब्स कहता है कि तीसरा प्राकृतिक नियम ये निश्चित हुआ कि मनुष्यों को अपने अनुबंधों का पालन करना चाहिए। मतलब ये है कि हमें शांति बनाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि तभी जब जीवन में थोड़ा बहुत शांति आएगी तभी हम अपनी विभिन्न इच्छाओं और वासनाओं की पूर्ति कर पाएंगे। तो ये लॉज ऑफ नेचर हैं। लेकिन अब आप ये देखिए कि ये जो लॉ ऑफ नेचर का सिद्धांत है वो बिल्कुल जिसको कहते हैं वो मतलब सिर के बल खड़ा कर देता है लॉ ऑफ नेचर के सिद्धांत को। क्योंकि जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ नेचर का, या यहाँ तक जो हॉब्स में भी माना जाता है लॉ ऑफ नेचर, हॉब्स ने भी लॉ ऑफ नेचर की चर्चा की, वो लॉक ने भी लॉ ऑफ नेचर की चर्चा की है। तो उसमें लॉ ऑफ नेचर एक मॉरल लॉ है, एक नैतिक नियम है जो कि हमको कर्तव्य अकर्तव्य का बोध कराता है, ड्यूटी और नॉन ड्यूटी का, कि क्या हमारे लिए करणीय है क्या हमारे लिए अकरणीय है, इसका बोध कराता है।
लेकिन जो हॉब्स का लॉ ऑफ नेचर है वो ड्यूटी या नॉन ड्यूटी का बोध नहीं कराता है। वो हमको ये बताता है कि हम अपने सेल्फ इंटरेस्ट को, अपने स्वार्थ को कैसे पूरा कर सकते हैं। वो एक प्रकार से स्वार्थ पूर्ति का उपकरण है कि भाई अगर सुख प्राप्त करना है, इच्छाओं को पूरा करना है तो थोड़ी बहुत शांति होनी चाहिए। तो इसलिए हमने लॉ ऑफ नेचर को बनाया। वो कोई कर्तव्य, मनुष्य अपने नेचर को तो बदल नहीं सकता, हॉब्स कहता है। वो मजबूरी में कुछ थोड़े से एडजस्टमेंट करता है, कॉम्प्रोमाइज़ेस करता है। तो लॉ ऑफ नेचर जो है वो हमको इंटरेस्ट बताता है, ड्यूटी नहीं बताता है कि हमारे जीवन की रक्षा कैसे हो सकती है। हर व्यक्ति अपने जीवन की रक्षा के लिए बड़ा जागरूक रहता है। तो इसलिए स्वयं हॉब्स ने उसको काउंसिल ऑफ प्रूडेंस कहा कि ये जो लॉज हैं, वो कहता है कि उस अर्थ में लॉ नहीं है। ये उसने खुद स्वयं कहा है कि उस अर्थ में, स्ट्रिक्ट सेंस में ये लॉज नहीं है, क्योंकि वो कहता है कि लॉज तो राज्य बनाता है तब होते हैं। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि लॉ तो कमांड ऑफ सॉवरेन है, और जब कमांड ऑफ सॉवरेन होती है तो जब लॉ से ही मॉरलिटी पैदा होती है, नैतिकता पैदा होती है, हॉब्स कहता है। तो अभी तो कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी है नहीं, अभी तो स्टेट ऑफ नेचर में है। हर मनुष्य अपने में सॉवरेन है, अपने में संप्रभु है। तो यहाँ पर जो भी आपस में समझदारी पैदा हो रही है वो सब काउंसिल्स ऑफ प्रूडेंस हैं। वो तो यह है कि स्वार्थ पूर्ति के उपाय हैं कि हम अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए जब हम रास्ता खोज निकालने की कोशिश करते हैं, उसमें बुद्धि लगाते हैं, तो उससे जो निष्कर्ष निकलते हैं वे, उनको उसने कहा कि ये लॉज ऑफ नेचर हैं। तो ये स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ये लॉज नहीं है, लॉज ऑफ नेचर उस अर्थ में नहीं है। इसलिए वो कहता है ये काउंसिल्स ऑफ प्रूडेंस है। तो काउंसिल्स ऑफ प्रूडेंस हैं क्योंकि इनका जो उद्देश्य है वो जस्टिस नहीं है बल्कि यूटिलिटी है, उपयोगिता। कि अगर हम इन 3 बातों को मानेंगे तो इनको मानना हमारे लिए उपयोगी होगा, हमारे लिए लाभकारी होगा, हम अपनी इच्छाओं और वासनाओं को पूरा कर पाएंगे। तो इसलिए ये एक जो मुख्य बात है कि इसका जो बेसिस है वो जस्टिस नहीं है बल्कि यूटिलिटी है। लॉ ऑफ नेचर का उद्देश्य जस्टिस रहा है, न्याय, कि भाई उचित अनुचित का बोध हो हमें। लेकिन हॉब्स के सिस्टम में लॉ ऑफ नेचर का उद्देश्य जस्टिस नहीं है बल्कि यूटिलिटी है कि मेरे हित में क्या होगा, मेरे स्वार्थ की पूर्ति कैसे हो सकती है। उसके लिए अगर इतने थोड़े से एडजस्टमेंट करना पड़े, कुछ चीज़ों को मानना पड़े सबको, और केवल मुझे ही नहीं दूसरे लोगों को भी, अगर सब लोग तैयार हो जाएं तो फिर उनको हमें मान लेना चाहिए। तो इस आधार पर, यानी जिसको कि विद्वानों ने कहा कि जो लॉ ऑफ नेचर है वो कैलकुलेटेड प्रूडेंस है मौत से बचने के लिए। क्योंकि स्टेट ऑफ नेचर में जो सबसे बड़ा ख़तरा है, जो कि हर समय मंडरा रहा है, वो वायलेंट डेथ का है। वायलेंट डेथ हमारे सारे सपनों, सारी इच्छाओं, सारे इरादों पर पानी फेर देगी कभी भी। तो उससे बचने का तरीका ही हम थोड़ा सा खोजते हैं। तो इसलिए ये कैलकुलेटेड प्रूडेंस है, कैलकुलेटेड प्रूडेंस टू अवॉइड डेथ। ये एक इसकी जो है वो विशेषता है। तो इसलिए वो जो पुराना जो नेचुरल लॉ का प्रिंसिपल है उसको भी बिल्कुल सिर के बल खड़ा कर देता है, अपसाइड डाउन सिर के बल खड़ा कर देता है, और वो इसको वो लॉ ऑफ नेचर कहता है। ये भी हॉब्स के चिंतन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। और इसलिए आइवर ब्राउन, जो कि एक बड़े राजनीति शास्त्री हुए, उन्होंने कहा ही है कि हॉब्स जो है वो
ही इज़ यूटिलिटेरियन इन द फुलेस्ट सेंस ऑफ द टर्म, कि वो पूरी तरह से एक उपयोगितावादी है, यानी यूटिलिटी बेसिस है नेचुरल लॉ का, जस्टिस नहीं। तो वो यूटिलिटेरियन अप्रोच है कि इन तीन चीज़ों को हम लोग मान लेंगे तो हमारा फ़ायदा होगा। हर व्यक्ति समझता है कि मेरा फ़ायदा होगा इससे। तो इसलिए आइवर ब्राउन कहते हैं कि ही इज़ यूटिलिटेरियन इन द फुलेस्ट सेंस ऑफ द टर्म, in the fullest sense of the term. Morality owes nothing to natural law, for it is mere convenience. उसके लिए जो नेचुरल लॉ है वो कन्वीनियंस की चीज़ है, कि भाई इनका सुविधा की चीज़ है, उसमें कुछ भी मॉरल जैसी कुछ भी चीज़ नहीं है। ये केवल अपनी कन्वीनियंस के लिए वो ऐसी चीज़ें तय कर लेता है, आपस में एग्रीमेंट करके, आपस में समझौता करके। तो इस आधार पर उसका जो लॉ ऑफ नेचर का विचार है वो भी जो एक कुछ अलग प्रकार का विचार है। राजनीतिक चिंतन की जो बड़ी लंबी परंपरा रही, जिसमें लॉ ऑफ नेचर को जिस प्रकार से देखा गया, हॉब्स अपने को उससे बिल्कुल भिन्न प्रकार से लॉ ऑफ नेचर को देखने का काम करता है। अब सवाल ये होता है कि अनुबंध होता है, इसी लॉ ऑफ नेचर से धीरे धीरे मनुष्यों में ये भाव पैदा होता है कि अब प्राकृतिक दशा में रह पाना संभव नहीं है, जीवन में कुछ स्टेबिलिटी, कुछ ऑर्डर आना ही चाहिए। तो उसका उपाय लोग आपस में ये समझते हैं, धीरे धीरे सहमति बनती है कि भाई अब एक हम ऐसी संस्था का निर्माण करें जो कि हमको ऑर्डर और स्टेबिलिटी प्रदान कर सके, जो कि हमको व्यवस्था और स्थायित्व प्रदान कर सके, और वो आपस में एक अनुबंध करते हैं। सभी मनुष्य इकट्ठे होकर प्राकृतिक दशा में एक अनुबंध करते हैं और राज्य नाम की संस्था का निर्माण करने के लिए अनुबंध होता है। इसलिए इसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, यानी समाज और राज्य, क्योंकि अभी तक तो ना उनका समाज से लेना देना था ना राज्य से लेना देना था, लेकिन अब वो एक पॉलिटिकल सोसाइटी, एक राजनीतिक समाज बनाने के लिए अनुबंध करते हैं। और उस अनुबंध में सभी लोग एकत्रित होते हैं और कहते हैं कि भाई अभी तक हम सब लोग अपनी विल से, अपनी इच्छा से काम करते थे, यानी हर व्यक्ति अभी तक अपने में सुप्रीम था, सॉवरेन था, अपनी इच्छा ही उसकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ थी। लेकिन अब हम लोग, सभी लोग अपनी अपनी इच्छा का समर्पण एक तीसरे व्यक्ति के सामने कर दें, एक तीसरे व्यक्ति के पक्ष में कर दें, थर्ड पार्टी के पक्ष में। हम लोग अनुबंध तो करेंगे, लेकिन जो उसका बेनिफिशियरी होगा वो ये थर्ड पार्टी होगी, क्योंकि हम सब लोग अपनी विल को सरेंडर करते हैं इस थर्ड पार्टी के सामने। तो वो जो थर्ड पार्टी है, यानी जो स्टेट है, जो राज्य है, या जो सरकार है, या जो राजा है, कुछ भी आप उसको कहिए, लेवायथन आपने उसके लिए शब्द कहा है कि लेवायथन के सामने, यानी एक शासक के सामने सब लोग ये प्रण लेते हैं कि हम लोग अपनी इच्छाओं को अब आपके हवाले करते हैं और आज से जो आप कहेंगे उसके अनुसार सारे लोग काम करेंगे, ना कि हम अपनी इच्छा से काम करेंगे। यानी विल नॉट टू विल, कि आज से हम अपनी इच्छा से नहीं चलेंगे बल्कि आपकी इच्छा से करेंगे। यानी मनुष्यों की इच्छा का स्थान अब इस लेवायथन की इच्छा ने ले लिया। अब लेवायथन की इच्छा से, यानी शासक की इच्छा से सारा कार्य होगा। तो जब एक व्यक्ति की इच्छा से कोई चीज़ चलेगी तो एक ऑर्डर पैदा होगा, एक व्यवस्था पैदा होगी, एक स्टेबिलिटी पैदा होगी,
और वो जो एनार्की की स्थिति थी प्राकृतिक दशा में वो समाप्त होगी। तो इस प्रकार से हर व्यक्ति आपस में अनुबंध करता है। आई ऑथोराइज एंड गिव अप माई पावर ऑफ गवर्निंग माई सेल्फ, कि हम सब लोग ईच ऑफ अस पुट्स हिज पर्सन एंड ऑल हिज पावर्स, कि हम सब लोग इसी थर्ड पार्टी के हाथ में अपनी सारी शक्तियां समर्पित करते हैं। जो शक्तियां हमारे पास थीं, जो क्षमताएं हमारे पास थीं, जो अधिकार हमारे पास थे, यानी जो मेरा नेचुरल राइट था, मैं सबको समर्पित करता हूँ इस तीसरे व्यक्ति को। और ये प्रण लेता हूँ कि अब हम इस तीसरे व्यक्ति यानी जो गवर्नमेंट है, जो शासक है, उसकी इच्छा के अनुसार हम सब लोग संचालित होंगे। और यहीं पर ऑब्स कहता है कि दिस इज़ द जनरेशन ऑफ द ग्रेट लेवाइथन। यही ग्रेट लेवाइथन का यानी शक्तिशाली राज्य का उदय है, जिसको वो मॉर्टल गॉड कहता है, मर्त्य लोक का ईश्वर, कि इस धरती लोक का ईश्वर है राज्य। क्योंकि वो बहुत परम शक्तिशाली हुआ, क्योंकि सब लोगों ने अपने अधिकारों का, अपनी इच्छाओं का समर्पण कर दिया, तो सभी लोग अधिकारहीन हो गए। अब सारे अधिकार, सारी शक्तियाँ कहाँ केंद्रित हो गई? राज्य में, लेवाइथन में। और ये लेवाइथन शब्द तो बाइबल में जो बुक ऑफ जोब है उसमें उससे लिया गया है, कि जो कि बहुत शक्तिशाली एक जानवर होता है, एक मछली होती है जो कि बहुत शक्तिशाली होती है। समुद्र के जिस भाग में पहुंच जाती है वहाँ सारी छोटी बड़ी मछलियाँ आतंकित होकर वहाँ से भाग जाती हैं। तो स्टेट को उसने एक लेवाइथन के रूप में देखा, एक मॉर्टल गॉड, कि इस धरती पर वो ईश्वर के समान है। और आज से अब इस राज्य के इच्छानुसार यानी राज्य के कानून के अनुसार हम सब लोग शासित होंगे। और जब ऐसा होगा तो हमारे जीवन में एक व्यवस्था आएगी, अनुशासन आएगा, और वो जो अराजकता थी, जो उग्र प्रतिस्पर्धा थी प्राकृतिक दशा की, वो समाप्त होगी। तो इस प्रकार से लोगों ने अनुबंध करके राज्य की स्थापना की। इसलिए राज्य, और इसको वो कहता है कि ये आर्टिफिशियल पर्सन, क्योंकि राज्य कृत्रिम संस्था है, प्राकृतिक संस्था नहीं। राज्य को मनुष्यों ने बनाया है, हमने बनाया है। तो मनुष्यों के द्वारा कोई भी चीज़ जो बनाई जाती, इसलिए उसके लिए शब्द प्रयोग हुआ है आर्टिफैक्ट, कि जो चीज़ मनुष्य बनाता है वो तो कृत्रिम ही होती है। जो चीज़ें ईश्वरकृत होती हैं वे प्राकृतिक होती हैं, नेचुरल होती हैं। तो राज्य नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल है। तो इसलिए स्टेट को वो एक आर्टिफिशियल पर्सन कहता है। लेकिन जो परम शक्तिशाली है, क्योंकि सब लोगों ने अपनी इच्छाओं का, अपने अधिकारों का उसके आगे समर्पण कर दिया है, और ये व्रत लिया है कि अब इसके अनुसार हम लोग कार्य करेंगे। अब हम लोग अपनी इच्छा के अनुसार, अपने संकल्प के अनुसार काम नहीं करेंगे। अब केवल और केवल इस लेवाइथन का संकल्प चलेगा। तो इस प्रकार से एक अत्यंत शक्तिशाली राज्य का उदय होता है, पावर स्टेट जिसको कहते हैं, कि बहुत ही शक्तिशाली राज्य का उदय अनुबंध के परिणाम स्वरूप होता है प्राकृतिक दशा में। और ये जो है कि वो जो राज्य है वो ये है, वो कहता कॉमन पावर टू कीप देम इन ऑ, कि अब एक ऐसी शक्ति का उदय होता है जो कि नागरिकों को निरंतर भयभीत करके, भयाक्रांत करके अपने वश में रखेगी। शक्ति का इसलिए आवश्यकता, शक्ति की आवश्यकता क्यों है? राज्य का इतना शक्तिशाली होना आवश्यक क्यों है? और राज्य के पास इतनी शक्ति होना अपेक्षित क्यों है? ये भी एक प्रश्न है। और इसका बहुत स्पष्ट कारण है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव से अहंकारी होते हैं, हिंसक होते हैं, स्वार्थी होते हैं। ऐसे मनुष्यों को जब तक कोई
जिसको कहते हैं कि शेर को जब तक सवा शेर नहीं मिलता तब तक वो नियंत्रण में नहीं आता। ऐसे मनुष्यों को एक बहुत शक्तिशाली राज्य ही नियंत्रित कर सकता है। इसलिए हॉब्स जो है वो इतने स्ट्रांग स्टेट, एक पावरफुल स्टेट की परिकल्पना करता है कि अनुबंध के परिणाम स्वरूप एक अत्यंत शक्तिशाली राज्य का उदय हुआ, क्योंकि ऐसा राज्य ही जिस प्रकार के मनुष्य होते हैं, जैसा कि हम लोगों ने मानव स्वभाव के सिद्धांत में पढ़ा कि इस प्रकार के मनुष्यों को नियंत्रित करने के लिए ऐसे ही राज्य की आवश्यकता है। तो इसलिए वो कहता है कि एक अत्यंत शक्तिशाली राज्य का हुआ जो कि उदय हुआ, जो कि मनुष्यों को निरंतर भयाक्रांत रखे, आतंकित रखे। कॉमन पावर टू कीप देम इन ऑ, कि सब लोग हर समय उससे डरते रहें और जैसा वो कहे उसके अनुसार संचालित होते रहें। इस प्रकार के राज्य की कल्पना उसने लेवायथन नाम की अपनी पुस्तक में की है। अब ये प्रश्न उठता है, तो राज्य की बात है, लेकिन अब सरकार का प्रश्न है, गवर्नमेंट का प्रश्न है, ये भी उसने उठाया है। वैसे वो मोनार्की का, राजतंत्र का पक्षधर है। उसका ये मानना है कि एक राजतंत्र में ही एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना हो सकती है। जब राज्य को एक शक्तिशाली राजा मिलेगा तो राज्य भी शक्तिशाली होगा। तो इसलिए उसकी प्रेफरेंस जो है वो तो मोनार्की के लिए है। लेकिन यहाँ पर हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हॉब्स और मोनार्की के दूसरे जो पक्षधर रहे 16वीं 17वीं शताब्दी में, उनमें एक बुनियादी अंतर है। हम लोग दूसरे संदर्भों में इस बात को देख चुके हैं कि पुनर्जागरण काल के बाद यूरोप में राजतंत्र स्थापित हुए और बड़े शक्तिशाली राजतंत्र स्थापित हुए, और वे सब राजतंत्र राजा के दैवी अधिकार सिद्धांत पर प्रतिष्ठित थे। यानी वे मानते थे कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। जैसा कि जेम्स कहते ही था कि किंग्स आर द ब्रीदिंग इमेजेस ऑफ गॉड, कि राजा जो है वो ईश्वर की सांस लेती हुई प्रतिमा है। तो जो डिवाइन राइट्स ऑफ किंग्स था वो माना जाता था कि राजा डिवाइन है, उसके जो राइट्स हैं वे अनलिमिटेड हैं। तो ये जो दृष्टिकोण चल रहा था उससे एकदम भिन्न प्रकार का दृष्टिकोण थॉमस हॉब्स ने प्रतिपादित किया। वो भी शक्तिशाली राज्य का पक्षधर है, वो भी एक स्ट्रांग स्टेट का पक्षधर है, वो भी एक स्ट्रांग मोनार्की का पक्षधर है, लेकिन उसका बेसिस बदल जाता है। अब स्ट्रांग मोनार्की का बेसिस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, डिवाइन राइट्स ऑफ किंग्स नहीं। ये एक महत्वपूर्ण अंतर है जिसको कि हमें ध्यान में रखना चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट के, क्योंकि अब हॉब्स तो डिवाइन राइट्स के सिद्धांत का प्रयोग कर ही नहीं सकता था, उसका प्रतिपादन तो वो कर ही नहीं सकता था, क्योंकि वो तो एथीस्ट था, नास्तिक था, वो तो ईश्वर को मानता नहीं था। तो अब उसने, और शक्तिशाली राज्य की, शक्तिशाली राजा की आवश्यकता है, ऐसा उसने इंग्लैंड के सिविल वार के दौरान अच्छी तरह समझ लिया था कि जब राज्य या राजा शक्तिशाली नहीं होता तो गृहयुद्ध की परिस्थिति पैदा हो जाती है, स्टेट ऑफ नेचर की स्थितियां पैदा हो जाती हैं। तो इसलिए वो शक्तिशाली राजतंत्र का पक्षधर है, लेकिन उसके राजतंत्र का आधार कॉन्ट्रैक्ट है, डिवाइन राइट्स ऑफ किंग्स का सिद्धांत नहीं। और यही कारण है कि जब उसने किंग चार्ल्स सेकेंड को जब लेवाइथन की पुस्तक अपनी प्रेजेंट करनी चाहिए, उसका फेवर गेन करने के लिए कि शायद ही हमसे खुश हो जाएगा, तो किंग चार्ल्स ने उसमें कोई रुचि नहीं दिखाई, क्योंकि किंग चार्ल्स को बता दिया गया था कि ये राजा के शक्तिशाली होने की बात तो करते हैं, लेकिन आप जिस डिवाइन राइट्स ऑफ किंग्स को मानते हैं उसको ये नहीं मानता। ये कॉन्ट्रेक्चुअल
बेसिस पर राजा के शक्तिशाली होने की बात करता है, जबकि हम लोग जानते हैं कि जो स्टुअर्ट शासक थे इंग्लैंड के और उसी वंश का चार्ल्स सेकंड भी था, तो वो लोग तो मानते थे कि हम लोग तो ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। तो इसलिए उसने हॉब्स की उस पुस्तक में कोई रुचि नहीं ली और बड़ी उपेक्षा के भाव से हॉब्स को वापस कर दिया। तो ये जो पक्ष है कि वो राजा को और राज्य को अत्यंत शक्तिशाली बनाना चाहता है, अनुबंध के विचार का प्रयोग करके, ये हॉब्स की विशेषता है। तो वो मोनार्की का पक्षधर है। मोनार्की का पक्षधर इसलिए है क्योंकि वो कहता है कि एक मोनार्की में ही राज्य की एकता सुरक्षित रह सकती है, क्योंकि वो कहता है कि जो लोकतंत्र होता है या जो कुलीन तंत्र होता है उसमें तो आपस में ही षड्यंत्र और खींचतान होती रहती है। शासक वर्ग में एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। परिणाम ये होता है कि राज्य दुर्बल होता चला जाता है। इसलिए ना वो कुलीन तंत्र को एक अच्छी शासन प्रणाली मानता है, ना वो लोकतंत्र को अच्छी शासन प्रणाली मानता है, क्योंकि उसका मानना है कि इन दोनों शासन प्रणालियों में राज्य की एकता पर, राज्य की शक्ति पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसलिए वो मोनार्की का पक्षधर है। लेकिन जैसा कि वेपर ने अपनी समीक्षा में लिखा कि उसकी प्रेफरेंस जरूर है मोनार्की, लेकिन उसका जो असली उद्देश्य है वो राज्य को शक्तिशाली बनाना है। शासन प्रणाली उसके लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। और इसलिए वेपर ने बड़े अच्छे शब्दों में कहा कि लेवाइथन एक व्यक्ति होगा या कुछ व्यक्ति होंगे या एक वर्ग होगा, ये उसके लिए अंततः मैटर नहीं करता, ये उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। वेदर लेवाइथन बी वन और फ्यू और मैनी इज़ ए माइनर मैटर, ये उसके लिए एक महत्वपूर्ण सवाल नहीं है। उसके लिए महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जो भी शासक हो वो लेवाइथन की तरह शक्तिशाली हो, वो राज्य को शक्तिशाली बनाए। और इसलिए वेपर कहते हैं कि हॉब्स का राजदर्शन शक्तिशाली राज्य का सिद्धांत है, शक्तिशाली राजा का सिद्धांत नहीं। अगर मान लिया कुलीन तंत्र में भी ऐसे कुछ शक्तिशाली शासक मिल जाते हैं जिससे कि राज्य शक्तिशाली बन जाता है, तो उसको कुलीन तंत्र में भी कोई आपत्ति नहीं। अगर प्रजातांत्रिक प्रणाली से राज्य शक्तिशाली बन सकता है तो उसको कोई प्रजातंत्र से भी आपत्ति नहीं। लेकिन उसका मानना है कि कुलीन तंत्र या प्रजातंत्र से राज्य शक्तिशाली बनेगा, राज्य की एकता की अभिवृद्धि होगी, इसकी संभावनाएं बहुत कम हैं। इसलिए वो मोनार्की को फेवर करता है, प्रेफरेंस उसकी है मोनार्की। लेकिन उसके लिए मोनार्की का सवाल नहीं है, उसके लिए सवाल ये है कि जो भी राज्य हो वो अत्यंत शक्तिशाली होना चाहिए, पावर स्टेट, ये उसकी प्रेफरेंस है। पावरफुल मोनार्क से कहीं ज़्यादा वो पावर स्टेट का पक्षधर है। ये उसके राजनीतिक चिंतन का एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष है। बाकी कुछ एक और पक्ष हैं जिनको हम लोग अगली बार देखें।